हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक सेकेंड। दोस्तों नमस्कार। हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और 4 जून से पहले बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कुंडली के एक ग्रह को खंगाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ना जाने किसकी लॉटरी लग जाएगी और किसका चरम पर पहुंचा हुआ व्यक्ति कब वो नीचे आ जाएगा, क्या होगा, वैसा की वैसी स्थिति रहेगी या स्थितियां बदल जाएंगी। हम बात करने जा रहे हैं आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। यूं तो उनके करियर को अगर देखा जाए तो जितने भी लोग उनके साथ जुड़े रहे वो उन्हें। मैं तेजस्वी यादव का निकाल लिया, आप अच्छा कोई नहीं, मैं तेजस्वी कर देती हूँ, ठीक है। लाइव नहीं है ना? नहीं रिकॉर्डिंग है। हाँ ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार का भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि बिहार में जो कुछ आज होगा कुछ उसी के तर्ज पर बिहार के मुख्यमंत्री की तस्वीर और साफ हो जाएगी। जी हाँ, जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इनका गठबंधन टूटा, आरजेडी और जेडीयू के बीच में दूरियां बढ़ी, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से बाकी स्थितियां जो है वो आगे बदलने वाली हैं। खास तौर से अगर हम बात करें इस वक्त तेजस्वी यादव की कुंडली की, जो कि मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री, क्या कह रहे हैं आप? डिप्टी सीएम। हाँ वही उप मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री बोल गई थी ना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आज बिहार पर चर्चा करेंगे, बिहार के भविष्य की बात करेंगे, उन तमाम लोगों के भविष्य के साथ साथ बात करेंगे उन लोगों के मुखिया की जो अभी थे या अभी हैं या होंगे। कौन है जिसकी कुंडली में एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने का राज लिखा है, या यूं कहें किसी और की लॉटरी इसमें खुल जाएगी। और उस सबकी फेहरिस्त में अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव, जिनकी दावेदारी एक बार फिर से देखी जा रही है मजबूती से, लोकसभा चुनाव में भी लगातार वो रैली कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने एक दिन में 22 रैली तक का रिकॉर्ड बना लिया था। लगातार की उनकी मेहनत किस काम आने वाली है, क्योंकि सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता, यहाँ पर आपके सितारे बहुत कुछ कहते हैं। तो उनके सितारे क्या कह रहे हैं, उनकी किस्मत क्या कह रही है, इस पर बात करते हैं आचार्य शैलेश जी से और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये पूरी स्थिति आगे बढ़ेगी। हरे कृष्णा विनीता जी, न्यूज नशा के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जो कुछ भी बोलूंगा वह ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार बोलूंगा। आज मैंने कुंडली निकाली है तेजस्वी यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं। तेजस्वी यादव की कुंडली पर अगर हम चर्चा करें तो तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को दोपहर में गोपालगंज में जन्म हुआ। अगर देखें तो इनकी राशि जो है वह कुंभ है, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म है, लग्न इनका कुंभ है और उदय नक्षत्र जो है वो पूर्वा भाद्रपद है। अब हम बात करते हैं उनकी कुंडली क्या कहती है। चूंकि इनकी कुंडली जो है वह कुंभ लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है। शनि अभी खुद कुंभ में बैठे हुए हैं, शनय शनय धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन शनि का प्रभाव अगर देखें तो इनकी कुंडली में शनि एकादश भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। अगर हम भाग्य स्थान में देखें तो भाग्य स्थान में सूर्य बुध और मंगल तीनों यानी 9वें स्थान में बैठे हुए हैं। केतु 6ठे स्थान में केतु बैठे हुए हैं, यानी शत्रु स्थान में केतु बैठे हैं। शत्रु स्थान में केतु बैठने के कारण शत्रु इनके ज्यादा हावी होंगे और जिसके कारण अपजश की और हानि का योग बनता है, जिससे जनता अपजश में भी बहुत ज्यादा इनके साथ फेवर करेगी। बात करते हैं इनके पंचम स्थान में बृहस्पति हैं और द्वादश स्थान में राहु हैं। इनकी कुंडली लग्न जो है वह 26 डिग्री 35 मिनट 27 सेकंड की है। उसी तरह
सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, शनि, ये सब की स्थिति को अगर देखते हैं तेजस्वी यादव की जन्म कुंडली में, अगर हम देखें, राहु मकर राशि में है और केतु कर्क राशि में है, और धनु राशि में यूरेनस है, वरुण भी धनु राशि में है, प्लूटो तुला राशि में है। अब हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की चंद्र राशि क्या कहती है। तेजस्वी यादव की जन्म कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है और चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। यह स्वास्थ्य और स्वभाव, स्वास्थ्य और स्वभाव में कूटनीतिक लेकर के व्यक्ति जन्म से पैदा रहता है, उसकी अच्छी दूरदर्शिता रहती है और व्यक्ति भावुक और रहस्यवादी होता है। सामान्यतः व्यक्ति कला, संगीत और राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता को प्राप्त करता है। अब हम अभी की कुंडली देखें क्या कहता है। सूर्य तुला राशि में है, जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि में स्थित है और सूर्य विशाखा नक्षत्र में है। अभी की बात करें तो 4 जून 2024, 4 और 6 10 और 2024 2 26 26 6 2 8 और 1 9 अंक आता है। टोटल अंक जो है भाग्य अंक 9 आता है। 9 आता है, इसका मतलब है कि 4 जून 2024 का टोटल योग अगर हम करते हैं तो उसका अंक 9 आता है, जिसका स्वामी मंगल है और इनकी जन्म तिथि का मूल अंक 9 है। यानी हम कह सकते हैं कि इनके लिए 4 जून बहुत ही लाभकारी होगा। अब हम बात करते हैं इनकी स्थिति कैसी रहेगी। सूर्य तुला राशि में नीच राशि में है, व्यक्ति जो है वह बहुत ही संवेदनशील होता है और अपशब्द बोलने वाले को भी सम्मान से बात करता है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति हठी स्वभाव का होता है। स्वभाव में हठ होने के कारण और साथ ही साथ चंद्र कुंडली के अनुसार सूर्य 9वें भाव में तुला राशि में बैठे हैं, जिसके कारण इनका धर्म क्षेत्र से बोला हुआ चीज, यानी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार धर्म क्षेत्र से यानी कि रामचरितमानस पर इन्होंने जनता का साथ नहीं दिया और अपने पार्टी के नेता का साथ दिया, और साथ ही साथ सूर्य, बुध और मंगल तीनों भाग्य स्थान में होते हुए धर्म स्थान की हानि दिखाता है। यानी धर्म स्थान में हानि होने के कारण आपने देखा कैसे राम मंदिर मुद्दे पर इन्होंने बोला कि पहले स्वास्थ्य खराब होने पर आप हॉस्पिटल जाओगे कि आप मंदिर जाओगे। यह सब मुद्दा होने के कारण धार्मिक स्थितियां, राहु द्वादश स्थिति में बैठने के कारण आदमी बोलता है, धर्म के खिलाफ बोलता है और जिसके कारण जो है वह जनता दुराव करता है। लेकिन केतु षष्ठम स्थान, शत्रु स्थान में बैठने के कारण जो नास्तिक लोग हैं वह सब एकजुट हो जाते हैं और इसके कारण इनको लाभ होता है। हम कह सकते हैं कि 2019 में जिस प्रकार को इनको वोट आया था उनके वोट में वृद्धि होगी। और हम यह भी कह सकते हैं चूंकि इनका भाग्य कारक शुक्र है और शुक्र इनकी कुंडली में शनि के साथ बृहस्पति के घर में बैठे हैं। बृहस्पति जो है वह ग्रहों का गुरु कहलाता है और शुक्र जो है उसे राक्षसों का गुरु माना जाता है। शुक्र और बृहस्पति दोनों आपस में शत्रु हैं और बृहस्पति देखा जा रहा है कि राज सत्ता शक्ति में अपना स्थान बनाएगा, जबकि शुक्र अपोजिशन में होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव 4 जून को जो रिजल्ट आएगा निश्चित तौर पर अपोजिशन में रहेंगे। लेकिन केतु जो है वह षष्ठम स्थान में चंद्रमा के स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए नास्तिक लोग जब एक हो जाएंगे तो इनकी शक्ति में वृद्धि होगी। हम कह सकते हैं कि 25% के करीब, यानी बिहार में 40 सीटें है तो तेजस्वी यादव के प्रभाव के कारण 7 से 10 सीटें
तेजस्वी यादव लेकर के आ सकते हैं और इनकी शक्ति में वृद्धि होगी, लेकिन सत्ता शासन में इनकी भागीदारी नहीं होगी। यह अपोजिशन के ही नेता के रूप में जाने जाएंगे और अभी कह सकते हैं कि साल 2024 इनका कंप्लीट अपोजिशंस में दिखता है। हाँ, साल 2025 के 20 मार्च के बाद हम कह सकते हैं कि इनका शुक्र का उदय का होना और सूर्य द्वारा 7वें भाव में बैठे 9वें भाव के स्वामी के अच्छे परिणाम होने के कारण हम कह सकते हैं कि 2025 के मार्च महीने से इनके लिए बहुत ही अनुकूल समय शुरू होगा। यानी तेजस्वी यादव के लिए साल 2024 का लोकसभा चुनाव सत्ता शासन में भागीदारी नहीं देगा, लेकिन एक प्रमुख विपक्षी और साथ ही साथ पहले से ज्यादा ताकत और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अच्छे सीट लेकर के आएंगे, लेकिन सत्ता शासन के पार्ट नहीं बनेंगे और इनका जो साल 2025 के फरवरी एंड से जो मार्च से समय शुरू होगा, यह इनके लिए बहुत ही अनुकूल समय होगा और पहले से ज्यादा ताकत लेकर के सत्ता शासन में इनकी भागीदारी होगी। जी विनीता जी, कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की आपने 24 की बात बताई, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव में, क्या मुख्यमंत्री बनने के आसार दिखते हैं तेजस्वी यादव के? देखिए, साल 2025 जो है इनके लिए बहुत ही अनुकूल दिख रहा है और वह तो समय बताएगा जैसे चुनाव का डेट का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन मार्च 2025 से इनके लिए अनुकूल समय शुरू होगा। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के लिए जो समय है वो लोकसभा चुनाव के बाद में ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, तो ज्यादातर चांस विनीता जी देखिए, अभी तो राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग अपनी करियर की शुरुआत ही करते हैं। तेजस्वी यादव तो ही बालक हैं, 35 साल का बच्चा है। राजनीति में लोग 40, 45, 50 में एंट्री मारते हैं, लेकिन लोग तेजस्वी यादव बचपन में भी निकल जाती है ना अच्छी। बिल्कुल, तेजस्वी यादव बहुत कम उम्र में उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम के पद पर आसीन हुए हैं। इसका मतलब इनकी कुंडली जो है वह और राजनेताओं से बहुत बेहतर है और हम कह सकते हैं कि यह इनकी जो कुंडली है, जो इंटरनेट के माध्यम से मेरे पास मिला है, इसके आधार पर और न्यूमरोलॉजी के आधार पर कहा जा सकता है कि इनका आने वाला भविष्य अच्छा है और अभी इनके पास 25 साल और हैं जो राजनीति में बहुत कुछ इनको प्राप्त कराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। आपने तेजस्वी यादव की कुंडली के बारे में बताया, जिसमें ये समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। कम उम्र में काफी अच्छा भविष्य लेकिन बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सत्ता शासन के हिस्सेदार नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? मैं यह कह रहा हूं कि साल 2024 के सत्ता शासन के भागीदार नहीं होंगे, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, यानी आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि गठबंधन जो है वो सत्ता तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन तेजस्वी यादव अच्छे नंबर बिहार से ले आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आचार्य जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, ये तो हो गया तेजस्वी। फिर राजनाथ सिंह। एक सेकेंड। राजनाथ सिंह का इंटरनेट पर कुछ और है, उनका बर्थडे वो कुछ और मनाते हैं, तो कंफ्यूजन आ रहा है इनका डेट ऑफ बर्थ में, क्योंकि अखिलेश यादव का भी ऐसा ही है। जुलाई महीने में इनका बर्थडे मनाने जाते हैं हम लोग, हर साल हम जाते हैं, 10 साल से जा रहे हैं लगातार। अखिलेश यादव का जुलाई में बर्थडे मनाते हैं लोग,
जन्म उनका है अक्टूबर का। ठीक उसी प्रकार राजनाथ सिंह का इसमें फरवरी दिखा रहा है। हम लोग नितिन गडकरी का कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ठीक, एक सेकेंड। तुमने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था सरफराज।
शुरू कर सकते हैं हम लोग। ठीक है आचार्य जी, शुरू कर रही हूँ मैं। राजनाथ सिंह ना? नितिन गडकरी। अच्छा, नितिन गडकरी, ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। और जिस तरह से नितिन गडकरी, जिनको लेकर पहले भी कई बार ये कयास लगाए गए कि देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर उनका भी एक बड़ा नाम रहा है, ऐसी स्थिति में नितिन गडकरी, जो कि देश के एक बहुत अहम मंत्रालय में अहम रोल निभाते रहे हैं, उनके कामकाज को लेकर के भी अच्छी खासी चर्चाएं रही हैं और उनकी पीठ इस बारे में जनता ने खुद कई बार थपथपाई है। देखना ये होगा कि नितिन गडकरी की किस्मत, उनकी कुंडली क्या कहती है। क्या अब वो वापस से उसी मंत्रालय के पास जाएंगे, या फिर उससे बड़ा कोई कद उन्हें मिल सकता है, या फिर सितारे कुछ और कह रहे हैं। बात करते हैं आचार्य शैलेश जी से, साथ में जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, क्या लगता है आपको नितिन गडकरी को लेकर, क्या भविष्य उनका दिखाई देता है? जनता अक्सर उनके वीडियोस को लेकर के भी काफी चर्चा करती है, काफी पसंद करती है। व्यूज भी कई बार देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा व्यूज उनके लिए आते हैं, लोग उन्हें देखते हैं। तो क्या कुछ बदलाव है स्थिति में, या फिर नितिन गडकरी उसी स्थिति पर रहने वाले हैं जैसे थे? धन्यवाद विनीता जी। न्यूज नशा के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, आज आपको नितिन जयराम गडकरी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख 5 चेहरों में एक चेहरा है, हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली इनकी कुंडली है। 27 मई 1957 को 5:40 प्रातः काल इनका जन्म है, नागपुर में इनका जन्म है। और 27 डिग्री रेखांश कह सकते हैं कि इनका जो जन्म का विशेष चार्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वृषभ लग्न की कुंडली है। इनकी कुंडली में सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ हैं। इनकी जो राशि है वह मेष राशि है। केतु और बुध दोनों एक साथ हैं। राहु इनके शत्रु स्थान में है, भाग्य स्थान में शनि है और कर्म स्थान में शनि है। अगर हम इनकी कुंडली पर विशेष रूप से चर्चा करें तो अभी इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है और इनकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छे पोजीशंस में है। बृहस्पति की महादशा साल 2019 से चल रही है, जो 16 वर्ष तक इनकी बृहस्पति की महादशा रहेगी। और इनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है, यानी चौथे स्थान में सिंह राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं और जनता का घर में बैठे हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जनता का प्यार इनको मिलेगा और अभी जो 2024 में चुनाव हो रहा है उसमें अच्छे मार्जिन से विजय को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ नितिन गडकरी जी को अभी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 6ठे स्थान में राहु बैठा हुआ है, रोग स्थान में, वह स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी अगर भाग्य को देखें तो भाग्य के स्वामी शनिदेव हैं, या बहुत भाग्यशाली और जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति शुरुआत में लोगों की जो चेष्टा होती है वह इंजीनियर बनने की होती है। इंजीनियर ये तो नहीं बन पाए, लेकिन उससे संबंधित ही बड़े बड़े इंजीनियरों को अपने अंडर में काम कराते हैं। अब जो स्थिति जो बन रही है, लोहा, कोयला, तेल, शनि से संबंधित, और साथ ही साथ रोड, यह 4 लोहा, कोयला, तेल और शनि से संबंधित विशेष रूप से यह चीज जुड़ा हुआ है। और चूंकि राशि का स्वामी मंगल है, राशि के स्वामी मंगल हैं, जमीन से जुड़ा हुआ है, रोड, भूमि, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, तो इन सब से रिलेटेड इनका कार्य होगा। और हम फिर से कह सकते हैं कि इससे जुड़ी मंत्रालय ने मिल सकते हैं। जी,
लोहा, कोयला, तेल अथवा भूमि से संबंधित बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड, है ना। तो मतलब अगर ये इनमें से कोई मिल सकते हैं, ये तमाम चीजें इनके लिए मजबूत दिखाई दे रही हैं? देखिए, भूमि और लोहा दोनों इनके लिए मजबूत है ना। तो इनके लिए अभी समय अच्छा है। अगर हम कह सकते हैं कि नितिन जयराम गडकरी, इनका जो अभी समय है, फिर से हम कह सकते हैं कि 20 अप्रैल 2024 से 7 मार्च 2030 तक इनके लिए 6 साल जो है यह गोल्डन फेज है। इसमें ये अच्छा करेंगे और कुंडली के आधार पर जो एस्ट्रोसेज, जो भारत में प्रमाणिक कुंडली जिसे हम मानते हैं कि यह जो लेकर के आता है डाटा, वह प्रमाणिक डाटा लेकर आता है। लग्न वृषभ है और रोहिणी नक्षत्र का जो है वृषभ लग्न है। सूर्य भी वृषभ मतलब लग्न में ही है। चंद्रमा मेष राशि में है, मंगल मिथुन में है, बुध मेष में है, गुरु बृहस्पति सिंह में है, शुक्र वृषभ में है। मंगल मिथुन में होने के कारण, पुनर्वसु नक्षत्र में होने के कारण अचानक जो है सडनली हेल्थ में परेशानी आता है। इसलिए स्वास्थ्य में इनको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। साल 2024 के जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक स्वास्थ्य में इनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हम कह सकते हैं कि साल 2024 से लेकर 2030 तक इनके लिए राजनीति में अच्छा है, ये अच्छा करेंगे और फिर से एक बार भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। विनीता जी, कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकती हैं। इसमें प्रधानमंत्री वाला क्वेश्चन कर लूं? देखिए, प्रधानमंत्री बनने का योग जो होता है मैं सवाल करती हूँ फिर आप बोलिएगा। आचार्य जी, प्रधानमंत्री के पोजीशन को लेकर भी नितिन गडकरी के नाम की कई बार चर्चाएं हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये चर्चा कम हो गई, लेकिन अब जब उनको 10 साल हो चुके हैं तो कई और नामों की तरफ नजर जा रही है। क्या नितिन गडकरी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने वाले योग दिखते हैं? देखिए, नितिन गडकरी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के लिए पंच महापुरुष राजयोग जो है वह नहीं है और शनि जो है वह वृश्चिक राशि में है, सप्तम स्थान में है। सूर्य शुक्र के साथ है, शुक्र जो है वह अस्त है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम जो शुक्र की डिग्री है वह कम से कम 12 से 15-18 डिग्री तक होना चाहिए। वैसी स्थिति नहीं है। हम ताल ठोक करके कह सकते हैं कि नितिन गडकरी जी की कुंडली में अभी प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति जैसे अभी इनका प्रभाव चल रहा है उससे भी कहीं ज्यादा इनका यश ख्याति में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नितिन गडकरी जो है वो एक अच्छे मंत्रालय को संभालते हुए दिखाई देंगे और प्रधानमंत्री की बात जो आपने कहा कि वो उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि पिछले कुछ 10 सालों में जिस तरह से उनका कुंडली का भाग्य रहा है उसी में थोड़ा और आगे वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ठीक है, नितिन गडकरी हो गए। अमित शाह का हम लोग कर सकते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाला, वो अच्छा चलेगा अभी सेपरेट। ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं, क्या हो गया थंब को? ओके, सॉफ्टवेयर भी कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव।
देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर तो चुनाव हो रहा है। लेकिन अगर ये तस्वीर वापस से वैसी ही रही जैसी पिछले 10 साल में रही है, तो फिर क्या होगा? या फिर कौन बड़े ऐसे लोग हैं जिनके नाम बीजेपी की तरफ से आ सकते हैं या फिर विपक्ष में आ सकते हैं? किसका भाग्य वाकई में उदय होने जा रहा है? आइए समझते हैं आचार्य शैलेश जी से, जो कि अक्सर अपने सारे विचार जो है वो यहाँ पर साझा करते हैं और विचार रखते हुए उन्होंने तमाम भविष्यवाणी की है। और ये भविष्यवाणी में कई सारी स्थितियां ऐसी रही हैं जब इनकी भविष्यवाणी वाकई में सटीक बैठी है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ठीक लगे, कुछ लोगों को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, लेकिन जो भविष्यवाणी है वो ग्रहों के आधार पर की जाती है। उसी को स्टडी करने के बाद आचार्य जी हमें ये भविष्यवाणी बताएंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज दशा में। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका वाकई इस बार भाग्य उदय होने जा रहा है और किस कुंडली पर इसमें हम विचार करने वाले हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद विनीता जी। न्यूज नशा के सभी दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, जो कुछ भी बोलूंगा वह कुंडली के आधार पर, भारतीय ज्योतिष विद्या के पद्धति के आधार पर और अंक ज्योतिष के आधार पर ही बोलूंगा। मैं अभी जो कुंडली बताने जा रहा हूं, भारत के अभी वर्तमान जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनकी कुंडली की चर्चा करूंगा। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को प्रातः काल 5:24 में इनका जन्म हुआ था। जन्म जो है कन्या लग्न की है। इनकी कुंडली में 2 नीचभंग राजयोग है। चतुर्थेश और सप्तमेश गुरु 9वें भाव में बैठे हैं, जो एक अर्थ राजयोग बना रहे हैं। इन योगों की वजह से वे राजनीतिक क्षेत्र में मजबूती के साथ श्रेष्ठ पद पर बने हुए हैं। लग्नेश बुध, जो कि बुद्धि के प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य के साथ द्वितीय भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है। अगर हम आम चुनाव साल 2024 की बात करें तो यह 4 जून 2024 को इसका रिजल्ट आ रहा है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं 4 जून इनके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। 4 जून इसका मूल अंक 4 है और 22 अक्टूबर 1964, 22 अक्टूबर जो है, अगर उसका मूल अंक देखें, उसका मूल अंक भी 4 है, जिसका स्वामी राहु है। और अभी जो स्थिति बन रहा है, कह सकते हैं कि गुरु में शनि की दशा चल रही है। प्रथम दशा में शनि की होगी और कन्या लग्न के गुरु 2 केंद्रों के स्वामी बनकर केंद्राधिपति दोष बना रहे हैं। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर गुरु भाग्य स्थान में 9वें भाव में बैठकर विशेष राजयोग दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि साल 2024 में अमित शाह की जो राजनीतिक शक्ति है, पहले से जितनी शक्ति थी उस शक्ति में वृद्धि होगी। और साल 2024 में जिस प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों पद को सुशोभित किया था, ठीक उसी प्रकार अमित शाह के लिए जो समय आ रहा है, हम कह सकते हैं पहले से ज्यादा ताकतवर समय आ रहा है। और अमित शाह देश के अगले उप प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा मेरा कैलकुलेशन कह रहा है। अंकों के आधार पर और ज्योतिष काल गणना के आधार पर, पराशर पद्धति के ज्योतिषीय काल गणना के आधार पर हम कह सकते लेकिन हैं। आचार्य जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को अपने साथ उप प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो ये साफ कर देंगे कि उनके बाद बीजेपी में अमित शाह ही सब कुछ संभालने वाले हैं। बिल्कुल, अमित शाह जो है बीजेपी के अगले कर्ता धर्ता, देश के प्रधानमंत्री के बाद अभी जो दिख रहा है वह भविष्य यही दिख रहा है कि अगले कर्ता धर्ता जो है वह अमित शाह ही होंगे। और साल 2024 में अमित शाह की ताकत में वृद्धि दिखता हुआ दिख रहा है। हम चाहे अगर हम देखें इनके भाव कुंडली को देखें तो राजयोग जो है, नीच भंग राजयोग बहुत अच्छे पोजीशंस में है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अमित शाह की कुंडली में
बहुत अच्छा योग है। और जहां जहां अमित शाह अभी प्रचार के लिए जाएंगे, अधिकतम जगहों पर वहां के कैंडिडेट की जीत की संभावना ज्यादा होगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो है वो इस बार अपनी पार्टी को ज्यादा वोट दिलाने वाले हैं और वो प्रधानमंत्री बनने की लाइन में वो है। तो फिर ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अभी तक चर्चाएं चल रही कि हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ को भी आगे ला सकते हैं, तो इन तमाम कुंडलियों पर क्या वो भारी पड़ने वाले हैं अमित शाह? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी 2027 तक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी 2024 से 27 के बीच में प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं दिखाई देते हैं, ना ही उप प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। अभी जो दिख रहा है वह केंद्र में सबसे ताकतवर व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरे नंबर पर अमित शाह ही होंगे। जो ऑलरेडी हैं वही आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार फिर ये समझना चाह रही हूँ कि जो तमाम बाकी कुंडलियां, आपने लगभग हर व्यक्ति की कुंडली देखी हुई है राजनेता में, तो बीजेपी में और भी कई लोग हैं जिनकी कुंडली बहुत मजबूत है। उसमें अमित शाह की कुंडली जो है वो उन सब पर भारी पड़ती है, क्योंकि कई बार आपके खुद के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं लेकिन दूसरे के ग्रहों से मात खा जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, यह जो समय चल रहा है, ऐसी स्थिति में राहु जो है व्यक्ति को नीच भंग राजयोग देता है ना। मंगल भी नीच भंग राजयोग देता है और परिवर्तन राजयोग जो है राजनीति में विशेष सफलता दिलाने वाला होता है। और हम कह सकते हैं अभी का अगर हम पोजीशंस देखें, अगर अभी की प्लानिटरी पोजीशन को देखें, तो शनि जो है वह खुद के घर में बैठे हुए हैं, कुंभ में बैठे हुए हैं। अगर हम देखें केतु को तो वह कन्या में बैठे हुए हैं। अगर हम देखें राहु को तो राहु मीन में बैठे हुए हैं। और 2 मई से 1 मई से विशेष रूप से जो हम कह रहे हैं कि जो बृहस्पति का बदलाव जो है मेष राशि से वृषभ राशि में जिस प्रकार बृहस्पति आए हैं, यह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राज सत्ता शक्ति में विशेष ताकत देंगे। और अमित शाह की कुंडली में बृहस्पति अच्छे पोजीशंस में हैं, राहु भी अच्छे पोजीशंस में है। राहु और मंगल दोनों नीच भंग राजयोग दे रहे हैं। मंगल ज्यादा ताकत दे रहे हैं और मंगल ज्यादा ताकतवर होने के कारण ही व्यक्ति पुलिस प्रशासन का प्रमुख बनता है, इसलिए वह गृह मंत्री बने हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है, इसलिए मंगल के ग्रहों के सेनापति होने के कारण अमित शाह देश के जो सत्तासीन पार्टी है उसके सेनापति हैं। और इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं, चूंकि केतु कन्या में है, जो राहु है वह वृषभ में है, मेष राशि में शुक्र और सूर्य हैं, बुध जो है बुध मंगल और राहु तीनों जो है वह मीन में है। इस और शनि और चंद्रमा दोनों कुंभ में हैं। इन सब के आधार पर भाग्येश को देखें तो भाग्येश चंद्रमा कर्मेश सूर्य यह ताकत दे रहे हैं। और अमित शाह निश्चित तौर पर देश के ताकतवर राजनेताओं में रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने अमित शाह की कुंडली के बारे में बताया कि वो एक बड़े पद पर और पहुंच सकते हैं, उनका कद और बढ़ सकता है, ये उनके सितारे कह रहे हैं। बाकी समय बताएगा कि ये वाकई में उनके सितारे कितने चमकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हरे कृष्णा। अब 4 जून वाला है ना। 4 जून का करूं शुरू? कर सकते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए मुझे।
फोन लेने का सोच रहे हो, पुराना फोन कहाँ बेचोगे? कैशिफाई खोलो, ब्रांड और मॉडल सिलेक्ट करो। अब यहाँ मिलेगा आपके फोन का बेस्ट प्राइस। पिकअप शेड्यूल करो और घर बैठे पुराने फोन के बदले कैश पाओ। डाउनलोड द ऐप नाउ, क्योंकि बेचोगे नहीं तो फेंकोगे। चुनाव लड़ रही है माँ, और उसको अपना थोड़ा सा शायद योगदान देना था, या शी वांटेड टू बी सपोर्टिव टुवर्ड्स हर मदर, तो शी हैज जस्ट डन। लेकिन लोग चर्चा करने लगे। चर्चा तो हर चीज की होती है कि राजनीति में अदिति का इंटरेस्ट है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी कि वो अपने खाली माँ का ठीक है जी। शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और 4 जून की वो तारीख है जब इस देश के अगले 5 साल के भविष्य का फैसला हो जाएगा। 4 जून को ये पता चल जाएगा कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 4 जून यानी जो 4 नंबर है ये, और उस दिन के खास ग्रह नक्षत्र किसके फेवर में होंगे। अगर आप समझना चाहते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। और चुनाव के परिणामों से पहले, चुनाव आयोग की गणना से पहले सितारे किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, आइए सुनते हैं आचार्य शैलेश जी से, और उन्हीं से समझेंगे कि आप वाकई में 4 जून की तारीख जो है बहुत कुछ कह रही है क्या आज ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी जुड़ने के लिए। 4 जून की वो तारीख है जब ये पता लग जाएगा कि अगले 5 साल कौन प्रधानमंत्री रहने वाला है, देश में किसकी सरकार होगी। तमाम पार्टियां इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, लेकिन एक पार्टी की किस्मत इसमें खुल जाने वाली है। कौन वो पार्टी होगी और कौन वो प्रधानमंत्री होगा, या यूं कहें कि 4 जून की तारीख आपके पास लगभग सबकी कुंडली है, तो ये तारीख किसके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। हरे कृष्णा। धन्यवाद विनीता जी। न्यूज नशा के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, जो कुछ भी बोलूंगा वह भारतीय पराशर ज्योतिष की कुंडली के आधार पर बोलूंगा। कुछ दर्शक भले ही यह समझे कि मैं किसी पार्टी विशेष के पक्ष में बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ एक ज्योतिषी के रूप में ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता, साथ ही साथ अंकों का खेल, अंक से ही बनते हैं। एक अंक इधर जाए तो सत्ता बदल जाए, एक अंक उधर जाए तो सत्ता बदल जाए। इसलिए मैं जो कुछ भी बोलूंगा वह भारतीय अंक ज्योतिष और साथ ही साथ भारतीय पराशर ज्योतिष के आधार पर, 9 ग्रहों के आधार पर, 27 नक्षत्रों के आधार पर जो कुछ बोलूंगा उसी के आधार पर बोलूंगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं 4 जून 2024 प्रातःकाल 10 बजे की कुंडली में दिल्ली से निकाल रहा हूं। आ रहा है मेष राशि, जिसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। मंगल और चंद्रमा दशमेश कर्म हाउस में बैठे हैं। लग्न जो है वह कर्क लग्न है। लग्न का स्वामी चंद्रमा दशमेश में यानी कि मेष राशि में बैठे हैं। भाग्य, भाग्य का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति के घर में राहु बैठे हैं। राहु चंडाल योग बना रहे हैं। राहु और बृहस्पति एक दूसरे के साथ बैठकर चंडाल योग बना रहे हैं। क्या कह रहा है साल 2024 की कुंडली, यानी कि हम कह सकते हैं कि राहु का मीन राशि में होना, यानी धर्म क्षेत्र में धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा कह सकते हैं। पूरा जो वोट बैंक है, पूरी राजनीति, पूरा चुनाव जो है वह वोट बैंक
धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा, धर्म के आधार पर ही चलेगा और रिजल्ट भी धर्म के आधार पर ही आएगा। जो कुछ भी दिख रहा है, शनि अष्टम में शत्रु स्थान में बैठे हुए हैं, शत्रु के घर में बैठ करके शनि यानी खुद के घर में बैठ करके शत्रु के स्थान की दृष्टि दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं वह इस सरकार के बनने से परेशान होंगे और साथ ही साथ शत्रुओं का परेशानी देना, यानी हम कह सकते हैं कि 4 जून 2024 को सीमाओं पर परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। हम कह सकते हैं पाकिस्तान और चाइना हमारे दोनों पड़ोसी देश कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करेगा। अब क्या दिख रहा है, केतु जो है वह थर्ड स्थान में कन्या राशि में बैठा हुआ है और जनता का स्वामी जो है वह शुक्र और शुक्र किसके साथ बैठे हुए हैं, शुक्र बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य शुक्र और बृहस्पति ये सभी एक साथ एकादश में बैठे हुए हैं, यानी 4 जून को जो कुछ भी रिजल्ट आएगा उससे एक धार्मिक उन्माद की स्थिति बनेगी और साथ ही साथ चूंकि बृहस्पति एकादश में बैठे हैं, सनातन धर्म का प्रादुर्भाव शक्ति में वृद्धि होगी, सनातन धर्म की वृद्धि होगी और राहु के बल से यह बहुत ही लाभकारी होगा। साल के शुरुआत से जैसा कि आपने देखा शनि का अस्त होना, फिर शनि का उदय होना, बृहस्पति का स्थान परिवर्तन करना, 1 मई से लेकर के बृहस्पति वृषभ में जाना, मेष से वृषभ में जाना, यह सब इंडिकेशन जो कुछ भी दिखा रहा है वह एक धार्मिक पार्टी कौन है, भारतीय जनता पार्टी, जो धर्म से संबंधित विशेष रूप से, और जुपिटर यानी बृहस्पति होना यानी सनातन धर्म का शक्ति में वृद्धि दिखा रहा है। हम इन सब के आधार पर कह सकते हैं कि 4 जून 2024 को भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार सत्ता शासन में आएगी। इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं चूंकि शनि अष्टम में बैठे हुए हैं, विपक्ष भी इस बार मजबूत होगा, विपक्ष कमजोर नहीं होगा, विपक्ष एकजुट होगा, मजबूत होगा। इन सब के बावजूद भी हम कह सकते हैं 6 अप्रैल 1980 को यानी 6 अप्रैल जिसका स्वामी शुक्र है और शुक्र खुद के घर में यानी वृषभ राशि में एकादश भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र 6 नंबर का स्वामी है। भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ वह 6 अप्रैल 1980 को हुआ, यानी शुक्र भी उस दिन भारतीय जनता पार्टी को प्रभाव शक्ति देगा और भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं किसी भी विपक्षी दल का प्रवक्ता नहीं हूं। जो कुछ भी बोल रहा हूं मित्रों, मैं ग्रहों के आधार पर बोल रहा हूं। अगर मैंने आपको बताया कि तेजस्वी यादव की ताकत में वृद्धि होगी तो वह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं है। अगर मैंने आपको कहा कि जो है चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे तो वह भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे, उनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च का अधिक ताकत दे रहा है। अगर हम कहेंगे कि इस बार की कुंडली में राहुल गांधी पहले से ज्यादा प्रभावशाली होंगे लेकिन सत्ता शासन को प्राप्त नहीं करेंगे, हम एक बार फिर से यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में शश योग है, पंच महापुरुष योग है, वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल बहुत अच्छे पोजीशंस में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं एक बार फिर से बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मैं
अंकों का कैलकुलेशन किया है। अपार्ट फ्रॉम 4 जून के कुंडली के अलग अगर हमने पूरे 543 लोकसभा का अगर हमने आकलन किया है तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 305 से लेकर 320-25 के बीच आएगी। वहीं एनडीए 350 से 370 के बीच आएगी। ठीक, इंडिया अलायंस जो है वह 170 से 190 टचिंग 200 तक आएगी। और इसके साथ साथ मैं यह भी कह सकता हूं कि ममता बनर्जी की शक्ति में कमी आएगी, ममता बनर्जी की शक्ति में कमी आएगी। और हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में 20 से 25 सीटें लेकर के आएगी। हम वही बात कर रहे हैं कि बिहार में अगर एनडीए को हम देखें तो वह 30 से 32-33 तक आएंगे, 30 सीट तक, मैक्सिमम 32-33 तक। अगर ठीक हम उसी प्रकार बात कहें तो दिल्ली में 6 सीटें तो कंफर्म है, 7वां सीट में हमें कुछ आशंकाएं लग रही है दिल्ली में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है 6 सीटें निश्चित तौर पर लेके आएगी। 7वां स्थिति जो है, 7वां सीट जो है वह पश्चिमी दिल्ली की, उसमें थोड़ी सी मुझे परेशानी दिख रही है। उसके साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को 70 से 72 सीटें आएंगी। ठीक उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि 18 से 20 सीटें राजस्थान में, 28 सीटें मध्य प्रदेश में, 10 सीटें छत्तीसगढ़ में, और हम कह सकते हैं 12 सीटें झारखंड में। ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं तेलंगाना में 5 से 6 सीटें लेकर के, आंध्रा में 3 से 4 सीटें बीजेपी लेकर के आएगी, उसके अलायंस लेकर के आएंगे। ठीक उसी प्रकार 3 से 5 सीटें तमिलनाडु में, केरला में 2 सीटें, गोवा में बीजेपी लेकर के आएगी। ठीक उसी प्रकार 14 सीटें आसाम में है, उसमें हमें 10 सीटें दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को। और ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हिमाचल में सीटों में वृद्धि होगी, उत्तराखंड में बीजेपी करीब करीब सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। जो हम कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में करीब करीब सभी सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आएगी और पहले से कुछ शक्ति में वृद्धि होगी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि 2019 से कमजोर स्थिति रहेगी। और इसके साथ साथ हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस की सीटें में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इंडिया अलायंस के और जो पार्टनर हैं उनकी सीटों में कमी आएगी। और हम यह कह सकते हैं कि साल 2024 के 4 जून एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के माथे पर जो है विजय का ताज मिलेगा और निश्चित तौर पर विजय को प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ देश में जो है शेयर मार्केट अप होगा, काफी अप होगा। हम यह भी कह सकते हैं रियल एस्टेट डाउन होगा, गोल्ड में बढ़ोतरी होगी, गोल्ड बढ़ेगा। क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का बहुत प्रचलन है पूरी दुनिया में। क्रिप्टो करेंसी जो है वह जून से लेकर के और अक्टूबर तक वह अपनी बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा, बहुत अप होगा। साथ साथ आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी में भारत में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हो जाएंगे। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जमीन के रेट में कुछ कमी आएगी, निश्चित तौर पर जमीन भूमि में कमी आएगी, उसकी कीमतों में कमी आएगी। गोल्ड रेट हम अभी से आपको भविष्यवाणी कर रहे हैं, गोल्ड रेट जो है वह अगले साल जून जुलाई तक 1 लाख टच कर जाएगा। और साथ ही साथ 2024 जिसका स्वामी ग्रह 8 है, जिसका पूरा अंक योग आता है 8, जिसका स्वामी ग्रह शनि देव हैं। शनि जो है वह पूरी दुनिया में अस्थिरता उत्पन्न करेंगे। शनि कह सकते हैं कि
पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति बनाएंगे और हमारा जो सीमा है वह सीमा पर सैनिकों की मौजूदगी ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा ताकतवर तरीके से हमें हमारी शक्ति की वृद्धि होगी और साल 2024 में भारत कोई एक ऐसा नया चीज खोजेगा जो पूरी दुनिया में जो है वह उसका परचम लहराएगा, एक नए चीज का इन्वेंशन होगा। इसके साथ साथ हम एक और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस साल के अंत में, अक्टूबर के एंड में, नवंबर की शुरुआत में देश के एक बड़े राजनेता का स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा बुरा असर की स्थिति होगी। उस राजनेता की स्थिति खराब हो सकती है और साल 2024 के अंत में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का जो प्रभाव है वह अच्छा बढ़ेगा और एक बड़े राजनेता और एक बड़े जो है अभिनेता, उसमें मुझे परेशानी दिखती है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। विनीता जी कोई प्रश्न करना है तो कर सकती है। मुझे लगता है इसमें काफी लंबी ड्यूरेशन आपने स्ट्रेच कर ली है, इसको खत्म करते हैं, है ना? ठीक है। हाँ, आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए कि धन्यवाद। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। 4 जून की तारीख वाकई में किसके लिए अच्छी है और किसके लिए बुरी, 4 जून ज्यादा दूर नहीं है और 1 महीने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हरे कृष्णा।